फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गणित के टॉपिक समीकरण की। किसकी? समीकरण। इसको इंग्लिश में इक्वेशन भी कहते हैं। अब समीकरण होता क्या है? तो जब दो पदों के बीच हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, क्या दो पदों के बीच बराबर का चिन्ह लगाया जाता है तो उसको समीकरण कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा हुआ है 4x - 5 = 6, या लिखा है 4x + 3y = 0। जब इस तरीके की कोई बात लिखी होती है तो उसको समीकरण कहा जाता है। अब समीकरण होते कैसे हैं? तो समीकरण होते हैं दो प्रकार के। कितने? समीकरण दो प्रकार के होते हैं। तो पहला तो होता है एक चर वाला। क्या? एक चर वाला, जिसको वन वेरिएबल इक्वेशन भी कहते हैं, जिसमें केवल एक ही चर होता है। जैसे 4x + 9x - 7x = 0। सभी में x है, सिर्फ एक ही चर संख्या आ रही है या एक ही वेरिएबल आ रहा है। दूसरा होता है दो चर वाला समीकरण, जिसमें दो वेरिएबल आते हैं। जैसे 4x + 3y = 0। जिसमें दो चर आते हैं, अलग अलग चर आए तो उसको दो चर वाला समीकरण कहा जाता है। अब जो एक चर वाले समीकरण होते हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है? मान लीजिए आपको दिया गया है 14x + 7x + 9x = 16x - 14। इस तरीके का आपको कोई प्रश्न दिया गया है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो चर हैं उन सबको हम एक साइड लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 14x 7x + 9x - 16x। पिछले ही वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब ये पॉजिटिव संख्या इक्वल के उस साइड जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, और ये रहेगा हमारा -14 का 14। अब क्या करेंगे? इन सभी में से हम या तो x को कॉमन ले लें, बाहर ले लें, या जो प्लस की संख्याएं हैं उनको जोड़ दें और माइनस की संख्या को माइनस कर दें, या हम संख्याएं बाहर ले लेते हैं। तो 14 + 7 + 9 - 16 x सभी के पास है तो हमने उसको बाहर ले लिया। अब हम इन सबको जोड़ घटा देंगे तो इन संख्याओं को जोड़ने पर हमको मिलेगा 30 - 16 x = -14। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 13 में से 16 गया तो कितना बचा? 14x = -14। तो यहाँ हो जाएगा x = -14। यहाँ मल्टीप्लाई में है ये, तो यहाँ अपॉन में चला जाएगा। 14 × 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। और यही आपके समीकरण का सॉल्यूशन भी है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया वन वेरिएबल वाला और सिंगल पावर वाला। क्या? वन वेरिएबल वाला और इसकी पावर क्या है? सिंगल पावर है अभी। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण की। किसकी? द्विघात समीकरण। इसमें क्या होता है? इसमें समीकरण ऐसा होता है जिसमें जो घात होती है वो दो की होती है। मान लीजिए x² - 4x = 9, x² - 4x = 9। तो द्विघात समीकरण को हम लोग किसी रूप में व्यक्त कर लेते हैं। कैसे? इसको हम लोग ax² + bx + c = 0। इसको ध्यान से देखिएगा, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर बात करते हैं हम इसके फाउंडेशन की। किसकी? फाउंडेशन या मूल की। तो मूल क्या होता है? चर पद का वैसा मान जो पूरे समीकरण को संतुलित करे, मूल पद है। मतलब इसमें जो चर पद है ये x जो है, इसकी हम ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। यानी इसमें अगर हम x की कोई वैल्यू रखें, उन सबको जोड़ घटाने पर 0 आ जाए, तो वो उसका फाउंडेशन कहलाता है। अब क्या होता है द्विघात समीकरण में? मीन्स जिसमें घात दो होती है, जनरली जो मूल होते हैं वो दो प्राप्त होते हैं। क्या मतलब? x की जो वैल्यू है वो हमें दो मिलती है। दो मतलब संख्या दो नहीं, दो वैल्यू। एक मान लीजिए x की वैल्यू कहीं एक मिल जाएगी, कहीं x की वैल्यू दो मिल जाएगी। तो ये अलग अलग वैल्यू के हिसाब से ही उसको पूरा करता है। इसकी जो अलग अलग वैल्यू होती है उनको हम लोग अल्फ़ा और बीटा के रूप में लिख लेते हैं। किस रूप में लिख लेते हैं? अल्फ़ा और बीटा के रूप में लिख लेते हैं। अब अल्फ़ा का जो मान होता है वो होता है
माइनस बी प्लस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। और सेम चीज़ होती है बीटा के साथ, पर बीटा के साथ एक चेंज होता है कि माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है। इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, या इसको हम श्लोक सामूहिक रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। जब दोनों को सॉल्व करना है तो अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस या माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसकी सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं। और ये जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डी से निरूपित किया जाता है। इससे डी से निरूपित किया जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों की, जो हमको याद रखना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला तथ्य है कि जब किसी द्विघात समीकरण में d का मान 0 होता है, क्या d का मान 0 होता है, तो उस समीकरण का सिर्फ एक ही हल होता है। क्या एक ही हल होता है, यानी d बराबर अगर 0 होगा तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी सेम होगी, मतलब एक ही मान होगा। अब बात करते हैं नंबर 2 की। अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, क्या है, d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो समीकरण का मूल या जो मान होगा वो क्या होगा, वास्तविक होंगे। रियल वैल्यू निकलेगी और असमान होंगे, एक से नहीं होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तीसरी कंडीशन जो है, अगर d की वैल्यू 0 से कम होती है तो जो भी मूल निकलेगा या उसका जो भी फाउंडेशन निकलेगा, अल्फ़ा या बीटा जो निकलेंगे, वो क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए मूलों का योग, चौथी कंडीशन, मूलों का योग, तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। या कहा जाए मूलों का गुणनफल जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बी, तो ये होगा सी अपॉन ए। अब पूरे अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू को जब हम जोड़ घटा देंगे तो ये निकलेगा, और गुणा कर देंगे तो ये निकलेगा, ठीक है। अब आती है छठवां तथ्य जो है, यदि मूलों का योग एवं गुणनफल दिया रहे तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस गुणा, अब ये मूलों का गुणा है, बराबर 0 होगा। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या है, जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था यही है वो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। तो 9 का गुणनखंड कितना होगा, 1 गुणे 9 या 3 गुणे 3। क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, +1 भी हो सकता है, -1 हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो अब इन सब मानों को समीकरण में अगर रखेंगे तो हम ये जानेंगे कि इसकी वैल्यू 0 किस में हो जाती है। अब इसमें से कोई भी मान आप अगर इसमें रख देंगे x की जगह पर, तो उसका मान 0 हो जाएगा। चेक करें, अगर मान लीजिए हमने 1 रखा, क्या रखा, 1 रखा, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 9 बराबर 0, तो ये तो 1 हो गया, ये 6 प्लस 9 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 10 में से 6 गया, 4 बराबर 0, मतलब ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। तो जो वैल्यू संतुष्ट करेगी, तो अगर हम +3 रखते हैं,
3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9 बराबर 0। तो ये होगा 9 माइनस 18 प्लस 9 बराबर 0। तो ये दोनों जोड़ के 18 हो गए, 18 में से 18 गया 0, 0 बराबर 0। मतलब हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई, +3 आई। तो इसका एक हल क्या होगा समीकरण का, इसका एक हल 3 होगा, ठीक है। और उसका गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 3। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, इसको जोड़ दे तो आ जाएगा -6x। तो x इंटू कॉमन ले लिया x माइनस 3, यहाँ -3 आया तो x माइनस 3 बराबर 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। इसमें x बराबर क्या है 3। इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। हो सकता है ये सवाल अभी आपको समझ में ना आ रहे हों, पर जब हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, बहुत ही सरल संख्याएं होती हैं ये। जैसे एक छोटा सा उदाहरण और लें, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या उसके अंकों से पलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो वह संख्या सदैव 11 का गुणज होगा, ठीक है। क्या होगा समझिए क्वेश्चन को, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 11 का गुणज होगा। अब यहाँ पर उन्होंने कहा यदि 2 अंकों की संख्या बनी संख्या 99 है, कौन सी 2 अंकों से बनी संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का योग 99 है, तो वो 11 का गुणज होगा। 99 को अगर हम चाहें तो 11 से भाग दे दें, 11 नाम 99, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, यदि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 99 है तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, तो संख्या के अंकों का योगफल 9 होगा, क्योंकि वो हमेशा 11 की गुणज होती है। तो उसको 11 से डिवाइड कर दिया जाएगा। क्या रहेगा फॉर्मूला इसका, संख्या के अंकों का योग बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अपॉन 11, क्योंकि वो 11 की गुणज होती है। तो इन सब प्रश्नों को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब अगले वीडियो में हम समीकरण से संबंधित शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। इक्वेशन से संबंधित जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उनके थ्रू हम कितनी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और किस किस तरीके के प्रश्न हमको मिल सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, आपको सभी विषयों के बारे में वीडियोस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही हम लोग प्रश्नोत्तर सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो उसमें भी आपको पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। अगर कोई सुझाव हो या कोई बात हो ऐसी जो आप लोग हमसे करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, या क्या चेंज करना चाहिए हमको और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी हम लोग को ज़रूर अपडेट कराएं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाय दोस्तों, आप तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।